किसी भी राजनीतिक पार्टी को दान देने की कोई लिमिट ही नहीं है। चुनाव के वक्त आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, क्योंकि पार्लियामेंट में आने के लिए शिक्षा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो नेता इनको वोटों से 2 दिन पहले देसी घुंघरू पिलाएगा, इनको वोट तो उन्हीं को देना है। कि ये राजनीतिक पार्टियां ना तो कुछ बनाती हैं, ना कुछ उत्पाद करती हैं, और हर बार की तरह चुनाव आयोग नोटिस जारी करने के अलावा कुछ भी नहीं करेगा। और सारी जानकारी सत्ताधारी पार्टी को दी जा रही है। बिक गई है गवर्नमेंट आपको। और इन राजनीतिक पार्टियों का पेट इतना बड़ा है कि पूरे देश को खा जाने के बाद भी इनका पेट भरने में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए बहुत सारा अंधा पैसा होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यह कोई दूध की डेयरी नहीं है कि चलो आज दूध नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल आ जाएगा। भाई साहब, यह इतना महंगा काम है कि यहाँ जीतना तो छोड़ो, हारने के लिए भी करोड़ों रुपए लग जाते हैं। इसमें अपने चमचों के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट और अपनी रैलियों में दबदबा बनाने में, यही नहीं, अभी और सुनिए, पैसे देकर भीड़ इकट्ठा करने में, अपने नाम की टोपी, झंडे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से माहौल बनाने में, और चुनाव के वक्त आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया। इन सब पर अलग से खर्चा होता है। और यही पूरा माहौल नेशनल लेवल पर करना पड़ता है, जिसमें खर्चा बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अब अगर मैं आखिरी लोकसभा चुनाव की बात करूं तो उसमें एक अनुमानित रिपोर्ट के अनुसार 1.20 से 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें से 50% तो केवल बीजेपी ने ही खर्च कर दिए थे। यही कारण है कि चुनाव पर खर्च करने के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर आता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, और वहीं शिक्षा पर खर्च करने के मामले में हम 62 रैंक पर आते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में आने के लिए शिक्षा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब चाहे आप ही बाबा जी बन जाओ, आपको भी इस देश की जनता सर पर उठाकर नेता बना देगी। और अब मैं अगर तुमको एक्चुअल रियलिटी बताऊं तो तुम बुरा मान जाओगे। रियल लाइफ में मिडिल क्लास को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये भूखे भी नहीं मरते हैं और सेविंग भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो नेता इनको वोटों से 2 दिन पहले देसी घुंघरू पिलाएगा, इनको वोट तो उन्हीं को देना है। लेकिन सोचने लायक बात तो यह है कि ये राजनीतिक पार्टियां ना तो कुछ बनाती हैं, ना कुछ उत्पाद करती हैं, ना ही इन्होंने कोई बड़ी खोज की है। कहीं ये लोग अपनी जमीन को बेच कर तो राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर कोई राजनेता ऐसा काम कर रहा है तो इन सब राजनीतिक पार्टियों के पास ये पैसा आ कहां से रहा है, जो खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। रुको, मैं बताता हूँ। इनके पास एक ऐसा खजाना है जिसका पैसा कभी खत्म ही नहीं होता है। वो आपका पैसा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई साहब, आपका ही, जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। वही पैसा जिससे देश में अच्छी सड़कें बनाई जा सकती थी, हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते थे, जिसको एक अच्छे एजुकेशन लेवल पर खर्च किया जा सकता था, उसी पैसे से ये लोग आपको अपने नाम की टी-शर्ट और टोपी पहनाते हैं। अब है तो नहीं, लेकिन एक बार मान लीजिए। मानने में क्या जाता है? मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप उसमें से कुछ पैसा दान करना चाहते हैं। तो क्या आप वो पैसा किसी वृद्धाश्रम या बाल संरक्षण संस्थान को दान करेंगे, या किसी राजनीतिक पार्टी को? अब आप अपने आसपास के लोगों से पूछिए कि क्या वो लोग किसी राजनीतिक पार्टी को 10 रुपए भी देना चाहते हैं। तो आपको पता चलेगा कि मिडिल क्लास राजनेताओं को सिवाय गाली के कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी 2018 से 2019 के बीच में सिर्फ एक साल में 1951 करोड़ रुपए की डोनेशन इनको मिली है। और वो भी ऐसी डोनेशन जिसमें डोनर का नाम और पता भी नहीं है। अगर कोई आदमी मंदिर में एक पंखा भी दान करता है तो वो अपने नाम को काले संगमरमर के पत्थर पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखवाता है। और यहाँ बिना किसी क्रेडिट के लोग करोड़ों रुपए दान किए जा रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। इसके पीछे की एक्चुअल रियलिटी मैं बताता हूँ। डी प्रो को मतलब एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। ये राजनीतिक पार्टियां पहले तो सिस्टम को बिगाड़ती हैं और फिर सिस्टम को अच्छी तरह से काम नहीं करने देती हैं, और फिर सिस्टम के अंदर लोगों का काम करवाने के लिए पैसे लेते हैं। अब मैं तो इसे भिक्षा में मिला हुआ पैसा ही कहूँगा, लेकिन ये लोग इसे पार्टी फंडिंग का नाम देते हैं। भाई साहब, तुम पार्टी को नाराज करके अपना काम नहीं चला सकते। मैं छोटे कारोबारियों और मिडिल क्लास की
बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग बड़े कारोबारियों को निशाना बनाते हैं। क्योंकि जब ये बड़े कारोबारी डोनेट करते हैं तो उन्हें फायदा मिलता है और नियम उन्हीं के हिसाब से बनाए जाते हैं। और चाहे कोई सी भी पार्टी हो, उसके पास पैसे कमाने का एकमात्र यही तरीका होता है। इसलिए जब ये अपने चमचों को भेजते हैं कि उनसे जाकर पैसे लेकर आओ, तो बिजनेसमैन के पास पैसे देने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि नेता ऐसे नियम बना देते हैं जिससे उन्हें पैसा दान करने पर कई कानूनी फायदे मिलते हैं। मान लो कि तुम्हारा एक बिजनेस है जिससे तुम सालाना 50 लाख कमाते हो, जिस पर 2,25,000 का टैक्स बनता है। अगर तुम 2,25,000 किसी राजनीतिक पार्टी को दान कर देते हो तो तुम्हें तुम्हारे टैक्स पर 100% छूट मिल जाएगी। साथ ही आपको बड़े राजनेताओं से प्रोटेक्शन भी मिलती है और तुम जिस लेवल पर पार्टी को डोनेट करते हो उसी लेवल पर तुम्हारे हिसाब से रूल बनाए जाते हैं। और अगर वहीं आप किसी धार्मिक एनजीओ में दान देते हैं तो आपको 50% की छूट मिलेगी, बाकी 50% टैक्स देना होगा और कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? किसी भी राजनीतिक पार्टी को दान देने की कोई लिमिट ही नहीं है। लिमिट बस नेताओं पर होती है। आप किसी भी पार्टी को जितना चाहे डोनेशन दे सकते हैं, फिर पार्टी तय करेगी कि कितना खर्च करना है और किस राजनेता पर खर्च करना है। और अब अगर चुनाव आयोग की माने तो चुनाव आयोग के अनुसार कोई भी राजनेता 70 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इतनी रकम में तो कोई पार्टी टिकट भी नहीं देगी। आप जीतने की बात तो भूल ही जाओ। लेकिन वास्तविकता यह है कि नेता जितना चाहे खर्च कर सकते हैं और हर बार की तरह चुनाव आयोग नोटिस जारी करने के अलावा कुछ भी नहीं करेगा। अब हमारा संविधान कहता है कि एक नेता को पूरे देश के लोगों तक पहुंचने के लिए पैसा चाहिए, अपनी बात रखने के लिए, अपने मैनिफेस्टो में लोगों तक पहुंचने के लिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई अच्छा राजनेता हो लेकिन पैसों की कमी के चलते उसकी बात देश के लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हो। इसलिए हमारे संविधान में फंडिंग की अनुमति दी गई है। लेकिन ये नेता लोग इस पैसे का इस्तेमाल दवा दारू और देसी पहुंचाने में करते हैं, क्योंकि बाबू असली माहौल तो इसी से बनता है। और यही वजह है कि भारत चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला नंबर 1 देश है। अब अगर कोई इतना पैसा लगाकर सत्ता में आता है तो क्या वो अपने निवेश की वापसी नहीं करेगा? और अगर नहीं करेगा तो बिना पैसे के अगला चुनाव कैसे जीतेगा? और पैसे से वोटिंग करना दुनिया का सबसे घाटे का सौदा है, जो सिर्फ एक बेवकूफ भी कर सकता है। वो पैसा जिससे आप अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं और शिक्षा दे सकते थे, जिसको आपने 500 रुपए और एक बोतल में बेच दिया और फिर उससे 100 गुना ज्यादा पैसे लगाकर प्राइवेट हॉस्पिटलों और स्कूलों में संघर्ष करते रहते हो। चुनाव में पैसे की बड़ी भूमिका होती है और फंड जुटाने के लिए पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं। अब मैं आपको असली रूल बताता हूँ। 1976 के FCRA एक्ट के तहत एक बहुत ही सख्त कानून है। कोई भी राजनीतिक पार्टी भारत के बाहर से दान नहीं ले सकती और ये बहुत ही जरूरी भी है। मुझे पता है कि तुम इतना सोचते नहीं हो, लेकिन एक बार सोच के देखो कि कल को अगर पाकिस्तान किसी राजनीतिक पार्टी को डोनेशन के नाम पे पैसे देकर बनाता है तो आपको पता ही है क्या होगा। और इन राजनीतिक पार्टियों का पेट इतना बड़ा है कि पूरे देश को खा जाने के बाद भी इनका पेट भरने में नहीं आ रहा है और अब इनको इंडिया के बाहर से भी पैसा चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। इंडिया में शिक्षा की नहीं भिक्षा की जरूरत है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि ये डोनेशन का मामला चलता कैसे है। 2017 से पहले अगर आप किसी भी पार्टी को 2000 रुपए से कम की डोनेशन देना चाहते हैं तो आपको कोई भी डिटेल देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें काला धन जुड़ा हुआ था। 90% से ज्यादा डोनेशन सिर्फ नगद में होते थे। आपने तो सुना ही होगा कि चुनाव के वक्त में कई बार कैश पकड़ लिए जाते थे और फिर ऐसे माहौल में नेताओं के लिए नगद के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और अब गोदी जी मार्केट में आ चुके थे। इन्होंने एक नया ही लूप होल निकाल लिया और फिर 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू किए गए और हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, काला धन खत्म होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड है तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया।
जाएगा। और मोदी जी ने इसमें आपके लिए एक स्पेशल व्यवस्था की है। इलेक्टोरल बॉन्ड 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ के होते हैं। मतलब अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को दान देना चाहते हैं और अगर वो 2,000 रुपए से कम है तो आप नगद दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका डोनेशन 2,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी। मान लो कि आपको अपनी पसंदीदा पार्टी को 1 लाख रुपए दान देने हैं तो आपको SBI बैंक में जाना होगा, वहां आपको एक फॉर्म भरना होगा। अब आपके खाते से 1 लाख रुपए कटेंगे और आपको एक बॉन्ड मिल जाएगा और अगले 15 दिन के भीतर आप वो बॉन्ड किसी भी राजनीतिक पार्टी को दे सकते हैं। यहाँ तक सब कुछ सही है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। क्या हुई? सरकार कहती है कि बॉन्ड में उस शख्स का नाम नहीं होगा जिसने बॉन्ड लिया है, मगर कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं जान सकती कि किसने कितना और किस पार्टी को डोनेशन दिया है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन दिक्कत तब आई जब एक टीम ने इस बॉन्ड को लैब में टेस्ट करवाया और उसमें एक अल्फा न्यूमेरिक कोड निकला। वाह मोदी जी वाह। कि KYC बैंक कर रहा है और हमारी सारी जानकारियां बैंक के पास होती हैं और सरकार चाहे तो कभी भी यह जानकारी बैंक से ले सकती है। अरे भाई साहब रुको, मैं समझाता हूँ। अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको 2 लोगों को रिश्वत देनी है और उसमें से एक को पता चलता है कि रिश्वत कौन दे रहा है और दूसरे को पता नहीं चलता, तो आप किसको रिश्वत देंगे? ठीक वैसे ही हालात उन लोगों के साथ भी हैं जो डोनेट कर रहे हैं और इस छोटे से लूप होल की वजह से सिर्फ वही पार्टी फंडिंग पा रही है जो सत्ता में है। वाह मोदी जी वाह। मैं ये बातें यूं ही नहीं कह रहा हूँ। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2019 के बीच में 6,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड बेचे गए। इसमें से 95% बॉन्ड का पैसा सत्ताधारी पार्टी को मिला है। ये गड़बड़े बाबा। सरकार कह रही है कि इससे काला धन खत्म होगा, लेकिन RBI और चुनाव आयोग कह रहे हैं कि इससे काला धन और बढ़ेगा। अब इस पर ये टपरी नेता बोल रहे हैं कि RBI इलेक्टोरल बॉन्ड को समझ नहीं पा रहा है। जब ये समझेंगे तभी इसे मानेंगे। अभी बता दे भाई। ये 8वीं 10वीं फेल नेता जिनको मेरे देश का राष्ट्रगान तक अच्छे से नहीं आता है, जो आज भी चांद को अपना मामा समझते हैं, ये लोग RBI को फाइनेंस का फंडा समझा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इससे बड़ा मजाक तो यह है कि इलेक्शन बॉन्ड्स ज्यादातर चुनाव के लिए होते हैं। इलेक्शन कमीशन ही चुनाव में सब कुछ अप्रूव करता है और इलेक्शन कमीशन पहले से ही कह चुका है कि यह सही नहीं है। अब असली सवाल यह है कि इसे अप्रूव किसने किया। और अब आप, हाँ आप ही इस पूरे प्रोग्राम को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि असली में जनता से सब कुछ छुपाया जा रहा है और सारी जानकारी सत्ताधारी पार्टी को दी जा रही है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। और वहीं अगर कोई आदमी अपनी आमदनी छुपाता है तो ये उसके घर नोटिस भेज देते हैं। जब तुम इतने ही दूध के धुले हुए हो तो इतना पैसा ले रहे हो तो अपनी डिटेल क्यों नहीं दे देते? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और जब मोदी जी से पूछा जाता है तो मोदी जी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का बहाना बनाते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति दान दे रहा है वह खतरे में हो सकता है, इसलिए डोनेट करने वाले की पहचान छिपाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जब सार्वजनिक हित का मामला हो तो सूचना का अधिकार सबसे ऊपर होता है। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। आपको गलतफहमी हो रहे हैं। आपको गलतफहमी हो रहे हैं। आपको गलत